जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा मॉक टेस्ट संबंधित टेस्ट रहेगा जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है और सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे किसके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी अल्पप्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी उच्छिप्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक व्यंजन। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, क्या दोस्तों दूसरा और चौथा हमारा क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा और चौथा। बात करते हैं अल्पप्राण व्यंजन क्या कहलाते हैं। अल्पप्राण व्यंजन वह दोस्तों होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाएगा? अल्पप्राण व्यंजन। इतनी बात क्लियर हो गई। उत्क्षिप्त व्यंजन जान लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, एक तो हमारा ये ढा हो जाता है और एक ये दोस्तों ये ढा हो जाता है। ये हमारे दो कैसे हो जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों, क्या अनुनासिक व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अनुनासिक व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं? जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लग जाती है, जैसे आंख, आंख हो गया, हंसना, मुंह, ये दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक स्वर हमारे क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर दोस्तों ये हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं। क्या दोस्तों? ये हमारे क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर। इतनी बात क्लियर हो गई। और नासिक व्यंजन की बात करते हैं तो नासिक व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लहरों के राजहंस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करेंगे, लहरों के राजहंस। तो दोस्तों, लहरों के राजहंस के रचयिता की अगर बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? हमारे मोहन राकेश जी हो जाते हैं। किसके? लहरों के राजहंस के रचनाकार। ठीक है दोस्तों, इन्हीं की रचनाएं क्या? अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, दूध के दांत, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। ये दोस्तों ये किसकी है? मोहन राकेश की है। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करते हैं तो लहर, झरना, कमायनी, ध्रुव स्वामिनी, तितली आदि हो जाती है। किसकी? जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ये दोस्तों किसकी हो जाती है? रामधारी सिंह दिनकर। निराला जी की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो उनकी क्या दोस्तों हो जाती है? अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, जूही की कली। ये दोस्तों किसकी हो जाती है? नए पत्ते। ये किसकी होती है? निराला जी की। तो यहाँ पे अब पूछा गया लहरों के राजहंस, तो कौन हो जाएगा? मोहन राकेश। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मृगनयनी। क्या दोस्तों मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, अव्ययभाव क्या होता है? अव्ययभाव दोस्तों वह होता है यानी कि यथाशक्ति। अव्ययभाव के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है ये अव्ययभाव का उदाहरण है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि दोस्तों क्या होता है? इसमें हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं। कोई जो तीसरा पद होता है वह हमारा क्या होता है? प्रधान। जैसे चक्रपाणि, चक्र है पाणी, यानी कि ये भी कह सकते हैं चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। दोस्तों किसी तीसरे की बात की जाए, तत्पुरुष की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। बात करते हैं मृगनयनी। दोस्तों मृगनयनी की अगर हम बात करते हैं तो मृगनयनी दोस्तों क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन है जिसके। दोस्तों मृग के समान नयन है जिसके, तो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। यहाँ पे दोस्तों मृग के समान नयन है जिसके अर्थात दोस्तों किसकी बात की जा रही है? किसी सुंदर स्त्री की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे
और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी यण संधि। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। और दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये भी आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दयानंद, तो दयानंद में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका अगर दयानंद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? दया और धन आनंद, ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद दयानंद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में प्रत्येक युक्त क्या दोस्तों? प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी बोली, ऑप्शन नंबर सी पिपासा, ऑप्शन नंबर डी अंकुर। दोस्तों जिसमें प्रत्यय नहीं है वह पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रत्यय, भाषा में भी हमारा क्या प्रत्यय लगा हुआ है, बोली में भी, पिपासा में। बात करते हैं अंकुर, तो अंकुर में हमारा दोस्तों प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, ये हमारा प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मूंग की दाल खाने वाला। मुहावरे का अर्थ है सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर या दोस्तों सुंदर होना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों मूंग की दाल खाने वाले व्यक्ति के लिए मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कमजोर व्यक्ति। अधिकतर दोस्तों आपने देखा होगा मरीजों के लिए मूंग की दाल बताई जाती है खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर बी निराधार, ऑप्शन नंबर सी सत्कार, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सप्तऋषि, तो सप्तऋषि की अगर बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, गुण हो जाएगी। निराधार का अगर हम संधि विच्छेद का बात करते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निहिधन आधार। तो दोस्तों जहां पे विसर्ग हो जाता है तो वहां पे हमारी कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग। अब बात करते हैं सत्कार, तो सत्कार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? सतधन कार। और जहां पे दोस्तों नीचे हलंत लग जाता है संधि विच्छेद करते समय तो भाई हमारी क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हिमालय, तो हिमालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिमधन आलय। दोस्तों क्या यहाँ पे बड़ा आ गया? तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो पूछा गया किसमें दोस्तों? व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है सत्कार। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दुस्साहस में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए दुस, ऑप्शन नंबर बी दूर, ऑप्शन नंबर सी दू, ऑप्शन नंबर डी सा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों दुस्साहस में उपसर्ग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दुस। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, श्रद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रद्धाधन नंद, ऑप्शन नंबर बी श्रद्धाधन आनंद, ऑप्शन नंबर सी श्राधन धनंद, ऑप्शन नंबर डी श्रद्धाधन आनंद। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों और इसमें संधि कौन सी होगी ये भी आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? श्रद्धा धन आनंद। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें अगर संधि की बात करते हैं तो संधि हमारी क्या आ जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों क्या आ जाएगी? दीर्घ संधि। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ाई के समय मोबाइल से दूरी बना के रखना चाहिए, वाक्य कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। क्या दोस्तों पढ़ाई के समय मोबाइल से दूरी बना के रखना चाहिए, से लग गया तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा?
देखिए दोस्तों, जब से दूरी की बात की जा रही है तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं कर्ता, तो कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता ने, कर्ण से दोस्तों कब होगा, के द्वारा, से जब कब लगता है, किसी साधन की बात की जा रही है तो वहां पे कर्ण कारक आएगा। बात करते हैं अधिकरण कारक, अधिकरण में दोस्तों पता है मे पर होता है इसका कारक चिन्ह, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कपन के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, तो कमायनी इनकी जो रचना है उस पर मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया जा चुका है। किस, कमायनी पर, जयशंकर प्रसाद जी को। प्रेमचंद की बात करते हैं, किसकी, प्रेमचंद। कफन जो है ये प्रेमचंद जी की रचना है। इनकी दोस्तों और कौन कौन सी रचना हो जाएंगी, गोदान, गबन, पूछ की रात, बूढ़ी काकी, ये किसकी होती है, प्रेमचंद जी की। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, इनके दोस्तों क्या हो जाते हैं, यामा, नीरजा, निहार, ये किसकी होती है, महादेवी वर्मा की। इन्हें दोस्तों यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है 1982 में। अमृतलाल नागर की बात करते हैं, तो इनकी रचना है दोस्तों, इनकी एक रचना, कौन सी रचना है, अमृत और विष, इस पर दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। किसे, अमृतलाल नागर को। यहाँ पे बुझा कफन के लेखक, तो कौन हो जाते हैं, प्रेमचंद जी हो जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ग में उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन नंबर ए हा, ऑप्शन नंबर बी छा, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी ए। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हा हमारा क्या है दोस्तों, कंठ है। कैसा, कंठ है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, ए हमारा ये कैसा है, ये दोस्तों ए की बात करते हैं, हमारा कैसा, कंठ तालव्य। क्या है, कंठ तालव्य है। ठीक है दोस्तों। ओ की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, कंठोष्ठ। ये हमारा कैसा रहता है, कंठोष्ठ हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारा एक और आता है, वह कौन सा, ए, ये भी ए है। ठीक है दोस्तों। और इसके अंतर्गत ही एक और आता है जो अ होता है, ये भी दोस्तों हमारा कैसा होता है, कंठोष्ठ। बात करते हैं दोस्तों तालु, तो ये छा जो है ये हमारा तालु से संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, छा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, वह सारी रात भर पढ़ता रहा, ऑप्शन नंबर वी, वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन नंबर सी, रात भर पढ़ता रहा, ऑप्शन नंबर डी, पढ़ता रहा वह सारी रात। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन नंबर वी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राजू स्कूल तो गया लेकिन मोहन के साथ घर भाग आया। सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या है, राजू स्कूल तो गया लेकिन मोहन के साथ घर भाग आया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दोस्तों कब कब लगता है, तो वाक्य में क्या आ जाए, और आ जाए बीच में, एवं आ जाए, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, ये शब्द आ जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों। और मिश्रित वाक्य कब होता है, जब बीच में की आ जाता है, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो भाई हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित वाक्य। अधिकतर दोस्तों संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य से ही क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए कारण कारक, ऑप्शन नंबर बी संबोधन, ऑप्शन नंबर बी अपादान, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अलगाव की बात की जा रही है, तो अलगाव का दोस्तों सिंपल सी बात है, सभी को पता है, अपादान कारक में हमारा क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या दोस्तों पेड़ से पत्ते दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लहर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ सिंह।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं नागार्जुन, तो नागार्जुन की रचनाएं क्या रहती है, युगधारा हो गई, ठीक है दोस्तों, खिचड़ी विलप ये हो गया, ठीक है दोस्तों, देखना हमें, प्यासी पथराई आंखें, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है प्यासी पथराई आंखें, किसकी, नागार्जुन की। बात करते हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना किया जाती है क्या दोस्तों, मुर्दों का गांव, ठंडा लोहा, स्वर्ग और पृथ्वी, कनुप्रिया। कनुप्रिया दोस्तों बहुत आती है इनकी रचना धर्मवीर भारती की। और अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना दोस्तों, लहर जो है वह जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। लहर, आंसू, झरना, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, कंकाल, ममता, तितली, कानन कुसुम, इरावती, ये किसकी होती है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात करते हैं केदारनाथ सिंह की, इनकी रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी हो जाती हैं, इनकी दोस्तों बात करते हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अंधेरे, क्या दोस्तों, अंधेरे परख का चांद, इन पर दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी दिया जा चुका है और इन्हें व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, इस समास में क्या दोस्तों, इसमें समास है, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए दोस्तों, गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, इसमें आपको समास बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं तो गंगा तट, तो दोस्तों गंगा का अगर हम बात करते हैं इसका समास विग्रह तो क्या हो जाएगा, गंगा का तट, यह समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बीच में क्या जाता है, गंगा का तट, का लग जाता है दोस्तों, क्या हम तो भाई हमारा क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है दोस्तों। द्वंद्व की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, इसमें हमारे अधिकतर क्या विलोम शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों, भूल चूक हो गया और बीच में योजक चिन्ह लग जाता है, वो भी किसमें आता है, द्वंद्व समास में। कर्मधार की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे महावीर, महान है जो वीर, जब दोस्तों हम समास विग्रह करते हैं बीच में है जो आ जाए तो भाई हमारा कैसा कहलाता है दोस्तों, कर्मधारय समास कहलाता है। इसी के साथ बात करेंगे अब किसकी, अव्ययभाव समास की। इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, जैसे यथा बल, बल के अनुसार, पहला पद दोस्तों क्या हो जाए, हमारा उपसर्ग हो जाए, उपसर्ग लगा हुआ पहले पद में, जैसे अनु, अ, प्रति, यथा, भरपेट, भर, हर, ये दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, अव्ययभाव कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अरे सुनो, यहाँ सब बुद्धिजीवी व्यक्ति है, कौन सा कारक है, ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कारक, ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी संबोधन। यहाँ पे दोस्तों क्या, अरे हे दोस्तों, अरे यानी कि एकदम अचानक, तो इसे क्या कहेंगे, संबोधन, संबोधन कर रहा, अरे सुनो, किसी से कह रहा अरे सुनो तुम कहाँ जा रहे हो, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा संबोधन किया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, संबोधन कारक। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्नार्थक, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त, ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, उसने नहाकर भोजन किया। तो दोस्तों क्या, पहले वह क्या, पहले उसने नहाया उसके बाद में भोजन किया, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी राइट आंसर क्या जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। प्रेरणार्थक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे लिखवाना, पढ़वाना, धुलवाना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। अकर्मक की बात करते हैं तो अकर्मक में हमारा क्या जाएगा, सोना, रोना, हंसना, चिल्लाना, झुंझलाना, ये क्या आ जाएंगे, अकर्मक। संयुक्त क्रिया की बात की जाए तो इसमें हमारी क्या आती है, भेजना, ठीक है दोस्तों, होना, आना, जाना, रहना, उठना, ये हमारी क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सागपात पद में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सागपात, तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे, बीच में दोस्तों योजक चिन्ह लगा हुआ, इससे भी आप पहचान सकते हैं, ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास कहलाता है। और दोस्तों इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, साग, बीच में दोस्तों क्या, जब समास विग्रह करते हैं और लग जाता है, और पात, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
वी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आकाशदीप। क्या दोस्तों आकाशदीप किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर वी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी दिनकर, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये दोस्तों जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, आकाशदीप, तो आकाशदीप से पहले हम जान लेते हैं महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा जो है दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारी छायावाद युग की कवि है। किसकी? छायावाद युग की कवि है। ठीक है दोस्तों, ये इन्हें ही आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, ये दोस्तों क्या है, छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, दिनकर जी की बात करते हैं, ये हमारे आधुनिक युग के कवि हैं। कुरुक्षेत्र इनकी रचना हो जाती है, उर्वशी, हुंकार। बात करते हैं प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी दोस्तों रचनाएं क्या हो जाती हैं, प्रेमचंद युग, वास्तविक, नाम धनपत राय। ये दोस्तों किसकी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है प्रेमचंद जी की। यहाँ पे पूछा गया आकाशदीप, आकाशदीप की बात करते हैं, ये दोस्तों किसकी रचना आ जाती है, आकाशदीप, ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाती है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी मात्रा, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं हमारे स्वर कितने होते हैं। स्वर दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 11 है, 11 स्वर होते हैं। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33। ठीक है दोस्तों, मात्राओं की बात करते हैं तो मात्राएं हमारी कितनी होती हैं, 11। ठीक है दोस्तों, हिंदी में मात्राएं हमारी कितनी होती हैं, 11। विसर्ग की बात करते हैं, विसर्ग हमारा 1 होता है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ जान लेते हैं हमारे ह्रास स्वर कितने होते हैं। ह्रास स्वर दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 4। और बात करते हैं दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 7। इसी के साथ बात करेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर दोस्तों किसे कहते हैं, इनमें दीर्घ और स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। जैसे बात करेंगे राम, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे चिन्ह लगता है राम, तो बहुत ही लंबा जाता है राम, ओम। दोस्तों ये हमारे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वर। ह्रास, दीर्घ और प्लुप्त ये क्या 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 कहलाते हैं दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचान। ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, बात की जा रही है कोई गाना गा रहा है। कोई दोस्तों क्या हो जाता है, कोई आया है, कुछ लाया है। दोस्तों कोई कुछ की बात की जा रही है तो वह हमारा क्या कहलाता है, निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में जहां पे दोस्तों प्रश्न किया जाता है वह हमारा क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक। जैसे कौन क्या, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक की बात करते हैं, इसके अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, जो सो, जैसे तैसे, जैसा वैसा, ये संबंध में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं जहाँ पे दोस्तों निश्चय पूरी तरह से निश्चित हो, तो निश्चयवाचक में हमारा क्या लाता है, यह है, वह है, यह उसकी चीज है, वह आया है। दोस्तों इसमें क्या निश्चय हो रहा है, कौन आया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक। कोई गाना गा रहा है, निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से दंते ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए फाफा, पाफा की बात करते हैं, ये हमारी कैसे हो जाती है दोस्तों, ओष्टे हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, का खा की बात करते हैं, हमारे दोस्तों कैसे हो जाती है, कंठ है। अब बात करते हैं ता और था की बात करते हैं, ये हमारी कैसे हो जाती है दोस्तों, दंत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चा और छा की बात करते हैं, ये हमारी कैसे हो जाती है दोस्तों, तालव्य ध्वनियां, तालव्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आई, ऑप्शन नंबर बी आनी, ऑप्शन नंबर सी आनी, ऑप्शन नंबर डी आवर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, जैसे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनी, देवरानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भवानी, महतरानी, इन शब्द को बनाने के लिए आनी का प्रयोग होता है। आई किसके लिए होता है, खटाई, मिठाई, ये आई के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26,
26 दोस्तों क्या, खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी खस अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी शौरसेनी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे पूछा गया खड़ी बोली का उद्भव। तो दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं अर्धमगधी। अर्धमगधी की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारी पूर्वी हो जाती, पूर्वी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं खस अपभ्रंश से दोस्तों हमारी कौन सी हो जाती है? खस अपभ्रंश से हमारी हो जाती है पहाड़ी, पहाड़ी हो जाती है। और पहाड़ी के अंतर्गत हमारी दो आती हैं, कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं खड़ी बोली का उद्भव दोस्तों किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ जान लेते हैं खड़ी बोली का उद्भव दोस्तों किससे आता है? शौरसेनी से। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हमारी कौन सी आ जाती है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली और हरियाणवी। ये हमारी किसकी हो जाती है? उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस भाषा का शब्द है? जर्मनी, तुर्की। दोस्तों यहाँ पे पूछेगा उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर सी फारसी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी तुर्की हो जाएगा। तुर्की की दोस्तों और नामों की बात करते हैं तो तुर्की के अंतर्गत आने वाली क्या? मुगल हो गया, कालीन, कुली, लास, लफंगा। लफंगा दोस्तों बहुत हो जाता है और तोप भी इसी के अंतर्गत आता है। अरबी की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा? अजीब हो गया, आदत, इज्जत, औलाद, ईमान। ये किसके हो जाते हैं? अंतर्गत अरबी के। फारसी की बात करते हैं तो क्या दोस्तों? अफसोस हो गया, आराम, आवारा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? फारसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर। दोस्तों उत्तर अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो किसने की है यह जान लेते हैं। आचार्य दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं उत्तर अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली हमारी भाषाएं कौन कौन सी आती हैं। एक तो दोस्तों हमारी क्या आ जाती है? अभट्टी हो जाएगी, प्राकृतिक भाषा, अभट्टी हो गई, प्राकृतिक भाषा, देश की भाषा। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं, देखिए दोस्तों ऐसे जान लेते हैं। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा किसने कहा है? तो भाई प्रेमचंद जी ने कहा है। अब बात करेंगे दोस्तों क्या अभट्टी किसने कहा है? अभट्ट अभट्ट किसने कहा? अभट्ट की बात करते हैं तो भोला शंकर, भोला शंकर ने दोस्तों क्या कहा? भोला शंकर व्यास थे, उन्होंने इसे क्या कहा? अभट्ट कहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों देश की भाषा किसने कहा? देश की भाषा, देश की भाषा की बात करते हैं तो किसने कहा? भरत मुनि ने इसे ही देश की भाषा कहा है, भरत मुनि। आगे दोस्तों जान लेते हैं प्राकृतिक भाषा इसे किसने कहा? प्राकृतिक भाषा किसने कहा ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक भाषा की अगर बात करते हैं तो किसने कहा? प्राकृतिक भाषा दोस्तों इसे किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाता है। और इसी के साथ और जान लेते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं साहित्य भाषा इसे किसने कहा? साहित्य भाषा, साहित्य भाषा की अगर हम बात करते हैं साहित्य भाषा दोस्तों किसने कहा? तो भाई दोस्तों कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद जी ने इसे क्या कहा? साहित्य भाषा। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। पुरानी हिंदी इसी को किसने कहा है? पुरानी हिंदी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है ये भी जान लेते हैं। पुरानी हिंदी की बात करते हैं तो दोस्तों पुरानी हिंदी इसे किसने कहा है?
इन दोस्तों पुरानी हिंदी का है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे क्या कहा है, पुरानी हिंदी नाम दिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पापी में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। कैसे दोस्तों, जैसे पापी हो गया, स्वस्थ, पुराना, सुंदर, ताजा, ये दोस्तों गुण ही तो है इसमें। अब बात करते हैं सर्वनामिक सर्वनामिक किसे कहते हैं। सर्वनामिक में हमारे क्या आ जाएंगे, यह हो गया, वह हो गया, ठीक है दोस्तों, यह वह कौन आदि सर्वनामिक में आते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हमारे किस में आते हैं, सर्वनामिक में। आगे बात करते हैं संख्यावाचक में। संख्यावाचक में हमारे क्या आते हैं, 4 हो गया, जैसे 7, जिससे दोस्तों संख्या का पता चलता है उसे ही सर्वनामिक कहते हैं। 200 और परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं, जहां पे दोस्तों क्या, थोड़ा अधिक, थोड़ा हो गया, अधिक, कम, ज्यादा, 1 मीटर, किलो, ये क्या आ जाते हैं, परिमाणवाचक हो जाते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मधुशाला किसके द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों मधुशाला की अगर बात करते हैं, ये रचना दोस्तों किसकी हो जाती है, यह रचना अगर बात करते हैं तो ये हमारी हो जाती है हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाती है। हरिवंश राय बच्चन को दोस्तों क्या पद्म भूषण दिया जा चुका है, क्या दोस्तों, पद्म भूषण, बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्म भूषण। दोस्तों कब दिया गया, इन्हें दोस्तों दिया गया था 1976 में। सन भी याद रखना, अधिकतर दोस्तों सन ही पूछता है, 1976 में दिया गया था। आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण दिया गया, इन्हें भी पद्म भूषण दिया जा चुका है। दोस्तों इन्हें पद्म भूषण कब मिला, किस सन में मिला, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों 1954 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पद्म भूषण सुमित्रा नंदन पंत जी को भी पद्म भूषण दिया जा चुका है। इन्हें दोस्तों पद्म भूषण कब मिला है, इन्हें पद्म भूषण की अगर बात करते हैं तो इनको किस सन में मिला, 1961 में। ठीक है दोस्तों, कब मिला, 1961 में। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की बात करते हैं, कब दिया गया, इन्हें दोस्तों पद्म भूषण कब दिया गया था, 1956। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। चारों लोगों को पद्म भूषण दिए जा चुके हैं और कब दिए जा चुके हैं ये भी दोस्तों आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। सभी दोस्तों के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।